ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अंबानी भाइयों के बीच इन दिनों शांति चल रही है, कम से कम खुलकर झगड़े की कोई खबर नहीं है। लेकिन एक दौर था जब कॉर्पोरेट इंडिया में इन दोनों भाइयों के बीच चल रही जंग छाई हुई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी दोनों भाइयों के बीच कारोबार के बंटवारे के साथ। कॉर्पोरेट इंडिया के बादशाह माने जाने वाले धीरूभाई अंबानी की मौत के साथ ही एक युग का अंत हो गया, लेकिन इसी के साथ शुरुआत हुई नए युग की। यहाँ से पारी शुरू हुई अंबानी भाइयों की। धीरूभाई की मौत के बाद कारोबार की कमान बड़े भाई मुकेश अंबानी के हाथ आ गई। शायद यही छोटे भाई अनिल अंबानी को रास नहीं आ रहा था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन दोनों भाइयों के बीच खुलकर विरोध सामने तब आया जब अनिल अंबानी ने दादरी में 8000 मेगावाट के गैस बेस्ड पावर प्लांट का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि अनिल ने इस ऐलान से पहले मुकेश की राय नहीं ली। इसके अलावा मुकेश को अनिल अंबानी के कुछ राजनेताओं से दोस्ती भी रास नहीं आ रही थी। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों भाइयों के बीच बंटवारे की नौबत आ गई। कारोबार बटा तो मुकेश के हाथ रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, जबकि समूह का टेलीकॉम, एनर्जी, फाइनेंशियल कारोबार अनिल के हाथ आया। दोनों भाई अपने कारोबार को बढ़ाने में लग गए, लेकिन विवाद शुरू हुआ आरएल के केजी बेसिन से अनिल को गैस सप्लाई को लेकर। अनिल ने आरोप लगाया कि बंटवारे की शर्तों के मुताबिक मुकेश अंबानी ने उनको गैस नहीं दिया है और उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में गैस के लिए मुकदमा दायर कर दिया। 15 जून 2009 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अनिल को केजी बेसिन से $2.32 पर MMBtu के भाव पर 27 MMSCMD गैस मिली, लेकिन मुकेश अंबानी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और पेट्रोलियम मंत्रालय भी मुकेश के पक्ष में ही दिखा। अनिल ने तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। मामला सुलझने के बजाय उलझता गया, लेकिन 7 मई 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए अनिल अंबानी को झटका दे दिया और सरकार को गैस का मालिक बताते हुए गैस बंटवारे का अधिकार दे दिया और कहा कि आपसी सहमति से सरकार के तय भाव पर अनिल अंबानी को गैस दी जा सकती है। कोर्ट के फैसले के 2 हफ्ते बाद ही दोनों भाइयों ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया। दोनों भाइयों ने आपसी सहमति से 2005 का नॉन कम्पीट एग्रीमेंट खत्म कर दिया। इसके मुताबिक अब दोनों भाई एक दूसरे के कारोबार वाले सेक्टर्स में एंट्री कर सकते हैं। इसी एग्रीमेंट के साथ दोनों भाइयों ने आपसी रंजिश को खत्म करने के भी संकेत दिए। ऐसा लगा कि दोनों भाई अब साथ आने को तैयार हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी बड़ा ऐलान नहीं हुआ है जिससे दोनों भाइयों के बीच दूरियां मिटने के संकेत मिलते हों। हाँ, इतना जरूर है कि अब दोनों भाइयों के बीच खुलकर झगड़े की खबरें आना बंद हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। तो 23 मई 2010 को अंबानी भाइयों ने नॉन कम्पीट एग्रीमेंट खत्म कर दिया। इसका मतलब ये था कि दोनों एक दूसरे के कारोबार वाले सेक्टर्स में एंट्री कर सकते थे, यानी दोनों के लिए कारोबार बढ़ाने के लिए कई नए रास्ते खुल गए थे। मुकेश अंबानी इन दिनों अपना कारोबार बढ़ाने के लिए नए नए वेंचर्स पर काम कर रहे हैं। ये मुमकिन हो पा रहा है पिछले साल मई में दोनों भाइयों के बीच नॉन कम्पीट एग्रीमेंट खत्म होने के चलते। अब मुकेश टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और पावर जैसे नए सेक्टर्स में कारोबार कर सकते हैं। इसी के साथ मुकेश ने अपना कारोबार फैलाने पर तेजी से काम शुरू कर दिया। पिछले साल 4800 करोड़ रुपए में इन्फोटेल को खरीदने वाली आरआईएल ने 4G ब्रॉडबैंड सर्विसेज की तैयारियां तेज कर दी हैं। कंपनी ने मुंबई में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। जल्द ही दूसरे शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। कंपनी अगले साल के मध्य में 4G सर्विसेज का ऐलान कर सकती है। खबर है कि कंपनी ने 4G कंटेंट के लिए वॉल्ट डिज्नी और कई अन्य कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है। इसके अलावा टैबलेट पीसी के क्षेत्र में भी दोनों भाइयों में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। आरकॉम ने हाल ही में 12,999 रुपए में 3G टैबलेट लॉन्च किया है, लेकिन खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 3,000 रुपए या इससे कम पर भी सस्ता टैबलेट ला सकती है। कंपनी की बड़ी संख्या में टैबलेट खरीदने के लिए चीन और ताइवान से भी बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि आरआईएल 3G से भी सस्ती कीमत पर 50 से 100 Mbps की स्पीड वाले 4G ब्रॉडबैंड सर्विसेज शुरू कर सकती है। मुकेश अंबानी ने भारती एक्सा के साथ 74% हिस्सेदारी खरीदकर बीमा सेक्टर में भी एंट्री की थी, लेकिन डील पूरी न होने की वजह से मामला लटक गया। लेकिन माना जा रहा है कि मुकेश जल्द ही सेक्टर में एंट्री करेंगे।
इसके अलावा मुकेश अंबानी पावर सेक्टर में भी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अनिल को नॉन कम्पीट एग्रीमेंट खत्म होने से कोई खास फायदा नहीं होता दिख रहा है। अनिल के ज्यादातर कारोबार दिक्कत में चल रहे हैं और उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसके लिए वो अपने कारोबार में हिस्सेदारी बेचने की जुगत में लगे हैं, लेकिन रिलायंस कैपिटल के लाइफ इंश्योरेंस में 26% हिस्सेदारी बेचने के अलावा उन्हें और कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। साथ ही वो पावर सेक्टर में भी कोई बड़ा कारनामा नहीं कर सके हैं, जबकि रिलायंस कम्युनिकेशंस भी बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। यानी अनिल के लिए ये वक्त कंसोलिडेशन का है, जबकि मुकेश अपने पास मौजूद भारी भरकम कैश रिजर्व का इस्तेमाल कारोबार विस्तार के लिए कर सकते हैं। इंदु चौधरी, जी बिजनेस। और हमारे साथ जिगर शाह भी बने हुए हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। इस हमारे खास मेहमान आज के शो के। जिगर, जब स्प्लिट हुआ दोनों भाइयों के बीच, इसके बाद कई तरह के रिएक्शंस आए, अच्छे भी बुरे भी। एक रिएक्शन ये भी था कि जो स्प्लिट हुआ है दोनों भाइयों के बीच में, कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा है, वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटीज मिली। साथ ही रिलायंस को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने की बिजनेस पर फोकस कर पाए। क्या आप अग्री करते हैं इस इत्तेफाक से, या व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द स्प्लिट? जी, अगर हम पॉजिटिव नज़रिए से देखें तो क्लियरली जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंट्री का वो काफ़ी बढ़ा इस स्प्लिट की वजह से, और वैल्यू अनलॉकिंग ज़रूर हुई है। और काफ़ी जो अलग अलग क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनीज उभर के आई, जैसे कि रिलायंस पावर के आने के पहले कोई इतनी बड़ी कंपनी पावर के अंदर नहीं थी, हालांकि काफ़ी बड़े बिजनेस ग्रुप्स इसमें मौजूद हैं। तो इस तरह से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। कुछ हद तक जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसकी वजह से उसमें कुछ वैल्यू डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। दोनों ही ग्रुप की कंपनीज में अगर हम कंपेयर करें तो पिछले 3-4 साल में मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो डाउन हुआ है, लेकिन जो उसकी मेजर रीज़न है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड है। और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि दोनों ग्रुप्स की जो है प्रॉस्पेरिटी हुई है इस डिवीजन के बाद। जी चलिए, यानी कॉइन हैज टू साइड्स। फायदा जरूर मिला है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन भी जरूरी है। आप लगातार हमसे संपर्क में रहे, बने रहे। बढ़ेंगे आगे। चोरवाड़ में धीरूभाई की यादों को संजोकर रखने के लिए एक मेमोरियल भी बनवाया गया है। दरअसल ये मेमोरियल उस घर के एक हिस्से में बन रहा है जहां कभी धीरूभाई अंबानी अपनी पत्नी कोकिलाबेन के साथ किराए पर रहते थे। 28 दिसंबर को धीरूभाई के जन्मदिन पर धीरूभाई अंबानी मेमोरियल हाउस का उद्घाटन होने की उम्मीद है। इस मेमोरियल के बारे में और जानकारी दे रहे हैं चोरवाड़ से हमारे संवाददाता केतन जोशी। 28 दिसंबर को धीरूभाई अंबानी का जन्मदिन है और शायद उसी के जन्मदिन के मौके पर ये जो धीरूभाई अंबानी मेमोरियल बना है उनका उद्घाटन होगा। इस मेमोरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी है ये जानने के लिए हम बात करते हैं इसी गांव के लीडर से। विमला पे बताइए, ये जो मेमोरियल बना है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखी गई है जो देखने के लिए लोग काफ़ी उत्सुक है? इधर धीरूभाई छोटे से बड़े हुए तब के उसके कपड़े, उसके जो बर्तन है, वो जहाँ पे सोते थे उसका बेड, और उसकी बहुत बड़ी यादें, उसके जूने फोटोग्राफ्स, और उस पर एक पिक्चर बनाया गया है जो एक छोटे से गांव का लड़का लिया है। और धीरूभाई छोटे से कैसे इधर आते थे जाते थे और कैसे खेलते थे, कैसे बैठे थे, उस तरह उसकी एक पिक्चर बनाई गई है। और ये मेमोरियल ट्रस्ट जब 28 तारीख को खुलेगा तब उसमें ये उसकी पिक्चर सबको दिखाई जाएगी। कितने समय से ये काम चल रहा है और ये निगरानी कौन कर रहा था पूरी? मेरे हिसाब से काम 4-5 साल से चल रहा है। और इसके इधर रिलायंस का एक जो मैनेजर जैसा रखा हुआ है वो कोकिलाबेन भी शायद देख रही थी, उसमें वो रखा है। उसके ऊपर कोकिलाबेन खुद आता था, साल में 2-3 बार खुद आते थे, 2-3-4 दिन इधर ठहरते थे और खुद उसने उधर रह के ये सब किया है। तो धीरूभाई का जो एक मोटो था कि अगर आप सपने देखेंगे तो ज़रूर सच होंगे, तो शायद वही सारी यादें यहाँ संजो कर रखी गई है कि आप सपने देखें और वो सही में सच भी साबित होते हैं। कैमरामैन सुबोध व्यास के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, चोरवाड़। चलिए, तो आप इस खास पेशकश को देखते रहे। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के, जल्द वापस हाजिर होते हैं और भी खबरें बाकी हैं।